शीत युद्ध के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे शीत युद्ध में दितांत के बाद उत्पन्न हुए एक नए दौर की, जिसे शीत युद्ध का एक नया चरण या नया शीत युद्ध भी कहा जाता है। इस संदर्भ में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान में भी अमेरिका और चीन के संबंध में भी कई बार इसे नया शीत युद्ध घोषित कर दिया जाता है। परंतु 1945 से 1991 तक जो शीत युद्ध चला, अमेरिका और सोवियत संघ के गुटों के मध्य, उसमें भी एक नया शीत युद्ध का दौर था। या शीत युद्ध जो दितांत के बाद शुरू हुआ, खासकर अफगानिस्तान में सोवियत के प्रवेश के बाद, उसे भी शीत युद्ध के एक नए दौर के नाम से जाना जाता है। इस शीत युद्ध की उत्पत्ति के कई कारण थे। परिस्थितियां परिवर्तित हुई थी और इन परिवर्तित परिस्थितियों में एक बड़ा कारण था सोवियत संघ को कई जगह पर सफलता का मिलना। सोवियत संघ निरंतर तकनीक के क्षेत्र में, खासकर सैन्य तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुका था। उसने कई प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षण भी किए थे और इसके अलावा उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी सफलताएं मिली थी कि उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है कुछ हद तक मजबूत हुई थी और उसको लगा कि अब इस स्थिति में है कि अमेरिका से प्रत्यक्ष रूप से कई मुद्दों पे नेगोशिएशन कर सकता है, डील कर सकता है और अपनी बातें मनवा सकता है। इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ा। अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में भी साम्यवाद के प्रभाव में वृद्धि हुई। इन सब कारणों से सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव ने द्वितीय या हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध के एक नवीन दौर को दितांत के बाद जन्म दिया। अब एक अन्य कारण जो महत्वपूर्ण रूप से उभर के आता है कि इस समय यूरोप में सत्ता परिवर्तन हुआ था और यूरोप में, ब्रिटेन में खासकर मार्gaरेट थैचर को प्रधानमंत्री की कुर्सी प्राप्त हुई। वह काफ़ी आक्रामक थी साम्यवादी विचारधारा को लेके और इसी समय अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन हुआ और रीगन सत्ता के अंतर्गत आए। रीगन ने भी कई ऐसे कदम उठाए जिससे शीत युद्ध में वृद्धि हुई। तो अब दो नेतृत्व थे, जहां ब्रिटेन में थैचर और अमेरिका में रीगन, दोनों काफ़ी आक्रामक थे और साम्यवाद को वैचारिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पराजित करना चाहते थे। इस कारण भी शीत युद्ध का एक नया दौर अस्तित्व में आया। अंतरिक्ष अनुसंधान में इस समय काफ़ी तीव्रता आई और 1988 तक अमेरिका ये चाहता था कि 18 उपग्रहों का एक ऐसा समूह स्थापित कर दिया जाए जिससे कि किसी भी हिस्से में स्थित दुनिया के सैन्य ठिकानों या विमानों, जहाज़ों या अन्य ऐसी आवश्यक जानकारियों को सैटेलाइट के माध्यम से ही एकदम सटीकता से पता लगाया जा सके। जब अमेरिका ने इस तरह की योजना बना ली तो उसका प्रभाव सोवियत संघ पे पड़ना था और वह भी इसी होड़ में लग गया। अब एक इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ और जिसे निर्णायक कारण माना जाता है वह था सोवियत संघ का 1969 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। सोवियत संघ की समर्थक पार्टी अफगानिस्तान में थी, उसका नाम था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। उसने साम्यवाद की विचारधारा को बढ़ाने के लिए या अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, हम जो भी कहें, काफ़ी हिंसात्मक रूप अपनाया और उसका विरोध हुआ और सौर क्रांति भी वहाँ हुई। अब इस
के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ ने अपनी समर्थक सरकार को बचाने के लिए और उसे भविष्य में भी स्थापित रखने के लिए सोवियत संघ में सैन्य हस्तक्षेप किया, अपनी सेनाएं वहाँ भेज दी। इस कारण से अमेरिका और उद्वेलित हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसी जगह पे था जहाँ से सेंट्रल एशिया और अन्य मध्य पूर्व पे प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता था। अब इस कारण से अमेरिका ने भी अपने सैन्य शक्ति और संसाधनों को इस दिशा में लगाना चाहा और पारस्परिक मतभेद बढ़ा। अमेरिका ने सोवियत सेना को हटाने के लिए मुजाहिदीनों और तालिबान को तैयार किया और एक बड़ी लंबी लड़ाई अफगानिस्तान में शुरू हो गई, जिसका परिणाम विश्व आज तक भुगत रहा है और उसका परिणाम शायद आतंकवाद के रूप में 9/11 के रूप में अमेरिका ने भी कहीं न कहीं भुगता। अब इन सब चीज़ों के मध्य ये भी हुआ कि जब 1980 में मॉस्को में ओलंपिक खेल हुए तो उसका बहिष्कार अमेरिका ने किया, और 1984 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेल हुए तो उनका बहिष्कार सोवियत संघ द्वारा किया गया। अब इससे देशों के मध्य पारस्परिक कटुता बढ़ रही थी और इसी समय हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस में साम्यवाद का प्रभुत्व बढ़ रहा था और हैंग सामरिन ने वियतनाम सरकार की सहायता लेके 7 जनवरी 1979 को पोल पोत के खमेर रूस का शासन का तख्ता पलट दिया। हिंद चीन में सोवियत प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने चीन से हाथ मिलाया और चीन ने 17 फरवरी 1979 को वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। जब वियतनाम पर आक्रमण हुआ तो उस कारण सोवियत संघ का प्रभाव या सोवियत संघ की क्षमताओं पर सवाल उठा और सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संबंधों में और भी अधिक कटुता उत्पन्न हो गई। जहाँ एक तरफ साउथ ईस्ट एशिया में ये साम्यवाद का संघर्ष चल रहा था, साम्यवाद और पूंजीवाद का संघर्ष चल रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य संघर्ष चल रहा था, तो इसी तरह का संघर्ष उत्पन्न हो रहा था यूरोप में भी। यूरोप में विभिन्न कारणों से सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने वार्सा पैक्ट के देशों के साथ मिलकर अपने लंबी दूरी की मिसाइलें यूरोप की तरफ तैनात कर दी। अब ये SS-20 मिसाइलें थी, जबकि ब्रिटेन के पास और फ्रांस के पास SS-4 और 5 प्रक्षेपास्त्र थे, जो कि SS-20 के मिसाइलों के सामने कहीं नहीं टिकते थे। इस कारण उन्होंने अमेरिका से आधुनिकतम मिसाइलों और अन्य प्रक्षेपास्त्रों की मांग की और अमेरिका ने उसे पर्शिंग 2 और क्रूज प्रक्षेपास्त्र प्रदान किए और वहाँ पे उनकी तैनाती की भी योजना बनी। अब इन कारण भी तनाव चला और एक बड़ी योजना अमेरिका ने उस समय लॉन्च की थी, वो स्टार वॉर कार्यक्रम था रीगन के नेतृत्व में, और जिसका उद्देश्य था कि अंतरिक्ष में ऐसे यान तैनात कर दिए जाएं जो किसी भी तरह से आने वाले प्रक्षेपास्त्रों को आकाश में ही नष्ट कर सकें और उन प्रक्षेपास्त्रों से के हमले से ज़मीन पे होने वाला जो खतरा था उसका निराकरण किया जा सके। यह बड़ी महंगी और लंबी योजना थी और परंतु इस योजना ने पुनः सोवियत संघ को यह सोचने के लिए मजबूर किया कि अब उसे भी इस तरह की किसी और इस तरह की योजना का प्रतिरोध करने के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस कारण दोनों में विवाद फिर बढ़ा। अब दूसरे, या हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध के नितांत के बाद के चरण में एक जो नया शीत युद्ध पुनः शुरू हुआ था, उसमें एक प्रमुख चीज़ यह थी कि यह पहले जहाँ केवल साम्यवाद के विरोध पर आधारित था, वह अब साम्यवाद के विरोध पर आधारित न होके अपने शक्ति संतुलन या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्चता हासिल करने का संघर्ष बन चुका था। ये साम्यवाद का विरोध नहीं था, इस दृष्टि से नहीं था कि साम्यवादी चीन से सोवियत संघ ने, माफ़ कीजिएगा, साम्यवादी चीन से पूंजीवादी अमेरिका ने
अपना गठजोड़ बना लिया था। चीन महत्वाकांक्षी था, अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था और सोवियत संघ के विरोध में इसी कारण कई बार वो खड़ा भी हुआ। अमेरिका ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और चीन को प्रश्रय दिया और प्रेरित किया। इसी कारण संभवतः चीन ने वियतनाम पर भी हमला किया। अब उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो ये शीत युद्ध का नवीन दौर था देतांत के बाद, उसमें अब ये यूरोप केंद्रित न रह के यह इसका क्षेत्र फारस की खाड़ी, साउथ ईस्ट एशिया, हिंद महासागर, इन क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा था। अतः जो देतांत के बाद का शीत युद्ध था, उसमें द्वंद्व का जो स्थल है वह परिवर्तित हो गया था। अब यूरोप न रह के वो एशिया की तरफ और मध्य पूर्व एशिया की तरफ और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ घूम चुका था या उस तरफ विस्थापित हो चुका था। और अब केवल ये विचारधारा का विरोध नहीं रह गया था, क्योंकि अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस कई मुद्दों पे एक साथ थे, सोवियत संघ दूसरी तरफ था। अब यह भी है कि जहाँ प्रथम जो शीत युद्ध था वह एक दृष्टि से स्टालिन की उग्र नीतियों और साम्राज्यवादी प्रयत्नों का परिणाम था, एक कुछ काफ़ी बड़े हद तक। तो जो दूसरा साम्यवाद माफ़ कीजिएगा, जो दूसरा शीत युद्ध था वह एक दृष्टि से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और अधिक दृढ़ करने और अपनी आर्थिक क्षमताओं में वृद्धि करने का भी एक साधन था। अब दूसरे शीत युद्ध में एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो ये शीत युद्ध था उसमें यूरोपीय देश उतनी दृढ़ता से अमेरिका के साथ नहीं जुड़े थे जितनी दृढ़ता से पूर्व में, क्योंकि अब द्वितीय विश्व युद्ध वाली स्थिति यूरोपीय देशों की नहीं थी। यूरोपीय देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हो गए थे। वे अमेरिका के ऋणों और अमेरिका की सहायता पर निर्भर थे, परंतु इन 30-40 वर्षों ने यूरोपीय देशों ने अच्छी प्रगति की और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया, आर्थिक विकास किया। अतः अब अमेरिका पे उनकी निर्भरता नहीं रही, तो वे अमेरिका की हर तरह की नीतियों को मानने के लिए तैयार भी नहीं थे। हालांकि उनमें आपस में सामंजस्य था, आपसी हितों के लिए वे एकजुट भी थे, एक बड़े लेवल तक साम्यवाद का विरोध भी करते थे, परंतु जो अमेरिकी सर्वोच्चता थी उस संदर्भ में अब वो नहीं रह गई। अभी आपसी हितों का संघर्ष हो गया, न कि अमेरिकी सर्वोच्चता और उसके अधीन चलने का। निर्गुट आंदोलन भी इस संदर्भ में हम देखते हैं कि पहले काफ़ी एकजुट था, परंतु इस समय तक आने तक निर्गुट देशों में भी कई मतभेद उत्पन्न हो गए और उस आधार पर उन्होंने शीत युद्ध के नवीन दौर के संदर्भ में अलग अलग मत रखने शुरू किए। अब शीत युद्ध का जो ये चरण था, इसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। हालांकि हम मानते हैं कि अफ़गानिस्तान में सोवियत के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप बड़े कारण से उत्पन्न हुआ था, परंतु उसके पूर्व की कुछ घटनाएं थी जिसने भी उसको प्रेरित किया। जैसे कि अंगोला में सोवियत संघ और क्यूबा ने सपोर्ट किया था MPLA को और अमेरिका ने यूनिटी को सपोर्ट किया था, परंतु यूनिटा को सपोर्ट किया था। अमेरिकी समर्थक गुट की हार हुई और सोवियत समर्थक गुट की और क्यूबा समर्थक गुट की यानी MPLA की जीत हुई। इसी प्रकार अंगोला के बाद हम देखते हैं कि इथोपिया में भी एक साम्यवादी और पूंजीवादी संघर्ष हुआ और उस कारण जो देतांत का सौहार्द था वो धीरे धीरे कम हो रहा था और यह देतांत का जो सौहार्द बना था, यह सामंजस्य या समन्वय की उत्पत्ति हुई थी और आपसी सहयोग के जो आधार तैयार हो रहे थे, उसका अंत कर दिया अफ़गानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ने। साल्ट द्वितीय पर भी साइन होने थे, साइन भी समझौता होने के करीब था, समझौता हुआ भी था, परंतु अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने उसको मानने से इनकार कर दिया क्योंकि सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया था। अब
सोवियत संघ के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप एक नया प्रतिरोध का दौर शुरू हुआ और उस समय जिमी कार्टर अमेरिकी के राष्ट्रपति थे और इसके अगेंस्ट में एक खाड़ी सिद्धांत आया और इसी से संबंधित एक द्रुतगामी परिनियोजित सेना का भी विचार आया और योजना बनी और इसके अलावा सीमित परमाणु आक्रमण का सिद्धांत भी आया। अब कार्टर की जो खाड़ी सिद्धांत की योजना थी उसके अनुसार किसी भी बाह्य शक्ति का अगर खाड़ी क्षेत्र में नियंत्रण करने का प्रयत्न किया जाता है तो उसे अमेरिकी हितों पर सीधा प्रहार समझा जाएगा और अमेरिका उसके लिए आवश्यक कदम उठाएगा। और द्रुतगामी परियोजना सेना के तहत जो कि खाड़ी सिद्धांत के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया था ताकि सेना को जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई के लिए तैयार रखा जा सके। और इसी तरह सीमित परमाणु आक्रमण के संदर्भ में यह कहा गया कि इसके अंतर्गत अमेरिका केवल परंपरागत शस्त्रों तक सीमित नहीं रहेगा और चयनित सोवियत जो ठिकाने हैं उन पर सीमित रूप से परमाणु आक्रमण भी किया जा सकेगा ताकि अमेरिकी हितों की रक्षा की जा सके। सोवियत के अफगानिस्तान में प्रवेश के प्रत्युत्तर में खाड़ी सिद्धांत, द्रुतगामी परिनियोजित सेना का सिद्धांत और सीमित परमाणु अस्त्रों के प्रयोग का सिद्धांत अस्तित्व में आया और इसने आपसी द्वंद्व और विश्व में संघर्ष को बढ़ावा दिया। इसी प्रकार अब जब सोवियत संघ इस तरह की योजनाएं बना रहा था या प्रवेश कर रहा था तो अमेरिका ने चीन के साथ अपने संबंध बढ़ाए और अमेरिकी विदेश मंत्री अलेक्जेंडर हैग और चीन के विदेश मंत्री हुआंग हुआ के मध्य बातचीत हुई और उसके फलस्वरूप विश्व में सोवियत विस्तारवाद को रोकने के लिए दोनों देशों के मध्य सहमति बनी। अब 1983 में कोरिया का एक विमान गिराया गया जिसमें कई अमेरिकी भी शामिल थे। इससे भी दोनों देशों के बीच तनाव में अभिवृद्धि हुई। 1983 में अमेरिका ने ग्रेनाडा में हस्तक्षेप किया और 1986 में लीबिया में भी हस्तक्षेप किया अमेरिका द्वारा। इसका विरोध सोवियत संघ द्वारा किया गया। तो ये बहुत कुछ कारण थे जिनके कारण साम्यवाद के एक नए शीत युद्ध के एक नए दौर की उत्पत्ति हुई और इस नए दौर की उत्पत्ति के कुछ वर्षों पश्चात ही शीत युद्ध का अंत भी हो गया। शीत युद्ध के अंत होने में विश्व की राजनीति में बड़ा परिवर्तन हुआ। विश्व एक ध्रुवीय की तरफ बढ़ा। अमेरिका की सर्वोच्चता स्थापित हुई। साम्यवादी विचारधारा को एक बड़ा धक्का लगा और इस तरह से विश्व राजनीति में शीत युद्ध का अंत एक बड़ा परिवर्तन था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया वैक्यूम पैदा हो गया था, एक निर्वात उत्पन्न हो गया था जिसकी पूर्ति आने वाले समय में कई अन्य ऐसे देशों द्वारा होनी थी जो एशिया से संबंध रखते थे, जिसमें कि भारत और चीन शामिल है।